नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित और मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी और एनडीटीवी के मुंबई ब्यूरो चीफ रौनक कुकड़े। और हम आज चर्चा करने वाले हैं महाराष्ट्र में जल्द होने जा रहे विधानसभा चुनाव पर। और पूरे महाराष्ट्र को हमने कुछ अलग अलग विभागों में विभाजित किया है और हर विभाग पर चर्चा करते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वहाँ की सियासी स्थिति इस वक्त क्या है, किसका पलड़ा भारी लग रहा है और किन पार्टियों का या किन गठबंधनों का वहां पर पलड़ा भारी है, कौन से मुद्दे कौन सा गठबंधन उठा रहा है और क्या कुछ हो सकता है आने वाले 2 महीनों में, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि नवंबर के महीने में चुनाव होगा। तो इस दौरान क्या कुछ होता है वो हम जानने की कोशिश करेंगे इस बातचीत के जरिए। तो हम शुरुआत कर रहे हैं महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके से। विदर्भ, अगर भौगोलिक तौर पर महाराष्ट्र का आप नक्शा देखेंगे तो महाराष्ट्र के उत्तर पूर्व का जो इलाका है वो विदर्भ कहलाता है और उसी इलाके पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। विदर्भ की अगर बात करें तो विदर्भ में कुल 10 लोकसभा की सीटें हैं, जिनमें कि रामटेक की सीट है, भंडारा गोंदिया की सीट है, गढ़चिरौली की सीट है, अकोला की सीट है, यवतमाल वाशिम की सीट है, चंद्रपुर की सीट है, वर्धा, अमरावती, बुल्ढाना और नागपुर। लेकिन लोकसभा के चुनाव तो हो चुके हैं, लेकिन हमारी ये जो चर्चा होगी वो केंद्रित होगी कि इन लोकसभा सीटों के बीच में जो विधानसभा के सेगमेंट्स आते हैं, विधानसभा वार हम उनको विभाजित करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 2019 में अगर किसी गठबंधन या पार्टी ने जो वहां पर परफॉर्मेंस किया था तो 2024 में वहां पर उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो यही समझने की कोशिश करते हैं। तो रौनक, सबसे पहले तो ये बताइए कि महाराष्ट्र की सियासत में, महाराष्ट्र की राजनीति में विदर्भ की अहमियत क्या है? जी देखिए, विदर्भ की अहमियत इस बात से समझी जा सकती है, जैसे हम कहते हैं ना कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, वैसे ही अगर महाराष्ट्र में आपको मुंबई की सत्ता पर काबिज होना यानी महाराष्ट्र में अपनी सरकार लानी है तो विदर्भ में आपको जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा। और हमने देखा है कि जब भी कांग्रेस ने महाराष्ट्र में शासन किया तो उनकी विदर्भ में स्थिति बहुत अच्छी और मजबूत दिखी। और 2014 से जब से बीजेपी ने पहली बार अपनी सरकार महाराष्ट्र में बनाई तो विदर्भ ही वो इलाका था जहां पर उनका परफॉर्मेंस सबसे शानदार जो है वो देखने को मिला। 2019 की भी मैं अगर बात करूं तो लगभग जो 62 विदर्भ की विधानसभा की सीटें हैं उनमें से लगभग जो मुझे ज्ञात है, हमने जो डेटा निकाला था, लगभग 42 सीटें जो है वो महायुति ने जीती थी। तो मुख्य तौर पर अगर देखें तो विदर्भ हमेशा से ही महायुति गठबंधन हो या फिर अभी जो नया बना हुआ है महाविकास आघाड़ी गठबंधन, उनके लिए सत्ता पे अगर काबिज होना है तो विदर्भ में अपनी मजबूत पकड़ जमाना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसीलिए हमेशा से कहा जाता है कि विदर्भ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि महाराष्ट्र की राजनीति में जो कई सारी पार्टी आपको देखने को मिलेगी, शरद पवार की पहले की अविभाजित एनसीपी की बात की जाए या फिर अभी की एनसीपी की बात की जाए या फिर शिवसेना की बात की जाए तो या एमएनएस एक और एक रीजनल पार्टी है, लेकिन विदर्भ में इनका बहुत ज्यादा कुछ अस्तित्व जो है वो इक्का दुक्का सीटों के अलावा देखने को नहीं मिला। हमेशा से ही बीजेपी बनाम कांग्रेस की वहां पर लड़ाई जो है दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में ही वहां पर टकराव देखने और हमेशा से वहां पर लोकल मुद्दे तो रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दे भी विदर्भ की राजनीति में हमेशा जो है वो उनका बोलबाला रहा है। संघ का मुख्यालय नागपुर में है और आपको याद होगा कि 2014 के पहले वहां से बीजेपी को जीतना मुश्किल हो जाता था, क्योंकि वहां पर जिस तरह का कास्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, फिर चाहे ओबीसी वोटर्स की बात की जाए, दलित वोटर्स की बात की जाए, मुस्लिम वोटर्स की बात की जाए, ये बड़े पैमाने पर, लेकिन जिस तरह से नितिन गडकरी की इमेज रही है उसको देखते हुए बीजेपी ने कांग्रेस के ये अवैध किले को भेदने में जो है वो 2014 में पहली बार कामयाबी हासिल की और अब लगातार तीसरी बार नितिन गडकरी नागपुर से जीते। लेकिन ये तो नागपुर की बात रही क्योंकि वहां पर नितिन गडकरी उम्मीदवार होने की वजह से, लेकिन पूरे विदर्भ की अगर बात की जाए तो वहां पर कास्ट कैलकुलेशन बीजेपी के फेवर वाला नहीं है। 2014 में मोदी वेव थी और कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा लोगों के मन में था, क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार की खबरें लगातार मीडिया में रिपोर्ट्स हो रही थी और विपक्ष भी इसे मुद्दा बना रहा था, वो एक बड़ा सेटबैक जो है वहां कांग्रेस एनसीपी को लगा और कांग्रेस का तो लगभग वहां से सुपड़ा साफ जो हो गया। 2019 में भी इसी तरह की स्थिति थी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस उस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे जो कि विदर्भ से आते थे, तो स्वाभाविक तौर पर नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस ने मिलकर विदर्भ में जिस तरह से विकास के काम किए, फिर चाहे मेट्रो का काम हो, नागपुर में मेट्रो का बनाना हो, या फिर देश के बड़े बड़े जो शिक्षा संस्था है, फिर आईआईटी, आईआईएम्स, नेशनल फायर इंस्टीट्यूट जैसी संस्था है, अमरावती में आईआईएम जैसी संस्था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन उन्होंने सेटअप किया। तो कई बड़े बड़े संस्थाएं
जो है वहां पर लाकर एजुकेशनली अपने आप को वहां पर इम्पोर्टेंस जो है वो सरकार ने, खासतौर से बीजेपी की सरकार ने विदर्भ में ये सब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाकर लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है। लेकिन इस बार का जो लोकसभा का चुनाव रहा है, जो कि चुनाव खत्म होने के बाद जिसका एनालिसिस किया गया, उसमें साफ तौर पर सर ये देखा गया कि एक जो नैरेटिव विपक्ष ने तैयार किया कि संविधान बदल दिया जाएगा, क्योंकि 400 पार अगर बीजेपी आ जाती है तो संविधान बदल जाएगा। तो ये जो नैरेटिव था वो कहीं ना कहीं जब तक बीजेपी समझ पाती, पहले 2-3 चरणों में ही विदर्भ के कई सीटों पर जो है वो चुनाव हो गए, और उस दौरान आपने देखा होगा कि अभी जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए उसमें जो 10 सीटें हैं उनमें से केवल 3 सीटें ही महायुति गठबंधन जीत पाया है, जिसमें से 2 बीजेपी और 1 शिंदे की शिवसेना। तो 7 सीटों पर महाविकास आघाड़ी वहां पर जीती है, जो साफ दिखाती है कि कास्ट कैलकुलेशन, किसानों का गुस्सा, ये सब कुछ सरकार के विरोध में गया है। लेकिन उसके पहले अब जब विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी पार्टी उतर रही है, इसके पहले जो किसानों का मुद्दा था, फिर उनके सोयाबीन की फसल को भाव देना हो या फिर कपास की फसल को भाव देना हो, इन सब की जो व्यवस्था है वो सरकार की तरफ से की जा रही है। वही है कि अब मैं वही आपसे समझना चाह रहा था, आपने एक तो कारण बता दिया कि भाई महायुति की ऐसी दुर्गति जो है वहां पर क्यों हुई। देखिए, विदर्भ वो इलाका है, वो इसलिए भी अहम है कि आज दोनों ही बड़ी पार्टियों के जो प्रमुख हैं वो भी विदर्भ से ही आते हैं। चाहे चंद्रशेखर बावनकुले हों, वो बीजेपी के राज्य प्रमुख, वो भी विदर्भ से आ रहे हैं। कांग्रेस के नाना पटोले, वो भी विदर्भ से आ रहे हैं। और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विदर्भ से हैं। विपक्ष के नेता वो विपक्ष से हैं। तो जाहिर तौर पर विपक्ष जो है वो काफी अहमियत रखता है महाराष्ट्र की सियासत में, और अगर महाराष्ट्र जीतना है तो विदर्भ को जीतना जो है वो बेहद जरूरी है। अब आपने जैसा कि कारण गिनाए कि किस वजह से महायुति की ऐसी दुर्गति हुई, लेकिन अब जब विधानसभा के चुनाव में सिर्फ 2 महीने का वक्त बचा है, तो ऐसे में अब महायुति जो परफॉर्मेंस उसका लोकसभा चुनाव के दौरान रहा वैसा विधानसभा में ना हो, इसके लिए महायुति की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको की अहमियत दी जा रही है? देखिए, प्रमुखता से जो 3-4 बातों का जिक्र लगातार महायुति के नेताओं की बैठक में आ रहा है। एक तो 2024 के लोकसभा चुनाव में एक वहम कार्यकर्ताओं में था कि पार्टी तो जीत ही रही है, 400 पार हो ही रही है, तो जो कैडर में उत्साह का वातावरण था, क्या जीतने तो वाले 5 लाख से क्या 2 लाख से जीत जाएंगे, तो जो ओवर कॉन्फिडेंस था उसकी वजह से नीचे का जो कार्यकर्ता जिसने चार्ज अप रहना चाहिए उसने वो चुनाव जो है हाथ से छोड़ दिया था। अब जिस तरह के नतीजे आए हैं उसकी वजह से उनको बहुत ज्यादा नुकसान और क्षति पहुंची, इसलिए अब नीचे ग्राउंड का कार्यकर्ता काम में जुट गया है। संघ ने भी ये चुनाव, मैं आपको बता दूं कि लगातार देवेंद्र फडणवीस जो नागपुर का दौरा कर रहे हैं, हर शनिवार रविवार वो नागपुर में है, विदर्भ में, तो संघ ने भी जगह जगह पर अपने कैडर को काम पर लगा दिया है और संघ भी ये चुनाव में बहुत ही अहम भूमिका खास तौर से विदर्भ इलाके में बीजेपी के लिए निभा सकता है। इस तरह की पूरी पुख्ता जानकारी मेरे पास है, क्योंकि लगातार मैं कई संघ के कार्यकर्ताओं से, स्वयंसेवकों से संपर्क में हूँ, कई उनके पदाधिकारियों से भी लगातार बातचीत कर रहा हूँ, तो संघ पूरी तरीके से जुट गया है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण उस चुनाव में देखने को मिला कि वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में जो 2019 में जिन वोटर्स ने मतदान किया था, 2024 के लोकसभा चुनाव में उन लोगों के नाम ही गायब थे। और ये संख्या नागपुर की अगर बात की जाए तो जो जानकारी खुद देवेंद्र फडणवीस की तरफ से दी गई थी, उन्होंने ये कहा कि लगभग 1.5 लाख के करीब ऐसे मतदाता है जिनके नाम ही गायब है, जो कि 2019 में मतदान कर चुके हैं। तो उसको रेक्टिफाई करने का भी काम बीजेपी ने संगठन के तौर पर भी लिया है। कई अपने वोटर्स को रजिस्टर कैसे करा सके, कई प्राइवेट एजेंसीज के जरिए, तो ये सभी काम जो है वो कराने की कोशिश की जा रही है। और बीजेपी को लगता है कि अगर ये रेक्टिफाई हो जाए तो चुनावी नतीजे बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। देवेंद्र फडणवीस की इमेज है, नितिन गडकरी है, तो उनको ऐसा लगता है कि ये अगर सब एक साथ हो जाए तो चुनावी नतीजे बदले जा सकते हैं। अभी आपने गडकरी का नाम लिया रौनक, लेकिन गडकरी तो इतना सक्रिय विदर्भ में दिखते नहीं है, नागपुर में दिखते नहीं है। देवेंद्र फडणवीस भी नागपुर से हैं, नितिन गडकरी भी नागपुर से हैं। एक तो पहली बात, ये लोग साथ में बहुत कम दिखते हैं, और दूसरी बात कि गडकरी जो है उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से अब नेशनल रोल में ढाल लिया है, तो अब वो इतना सक्रिय नजर नहीं आते हैं। क्या लगता है आपको कि आने वाले चुनाव में अगर गडकरी को जो है एक्टिव कर दिया जाए तो इसका फायदा हो सकता है बीजेपी को?
ये देखिए, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो मुझे यही लगा कि जो रेमेडीज अब चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी करना चाहेगी, उसमें पहली रेमेडी यही होगी, क्योंकि नतीजों के देखने के बाद साफ दिख रहा था कि बीजेपी जो विदर्भ में पूरी तरीके से उसका लोकसभा चुनाव में अगर नतीजे देखें तो वोट परसेंटेज अगर देखें तो बहुत ज्यादा गैप नहीं है। महाविकास आघाड़ी को 44.82% मतदान मिला है, और अगर बीजेपी महायुति गठबंधन की बात की जाए तो 41.58%, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर रेमेडीज की बात की जाए कि क्या कुछ गलत हो रहा है, उसको कैसे रेक्टिफाई किया जाए, तो मुझे लग रहा था कि अब तक नितिन गडकरी को इस इलाके में एक्टिव कर देना चाहिए था। लेकिन क्या वजह है, क्या रणनीति है इसके पीछे, बहुत ज्यादा गडकरी अब भी एक्टिव नहीं दिख रहे। मुझे लगता है कि अगर गडकरी एक्टिव रहे फडणवीस के साथ तो विदर्भ में फिर एक बार अपनी स्थिति मजबूत करने में बहुत ज्यादा समय पार्टी को नहीं लगेगा। अब भी समय है, अगर इसको लेकर पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी विचार करता है तो निश्चित तौर पर इसका फायदा जो है वो हो सकता है। बिल्कुल रौनक, और देखिए क्योंकि विदर्भ में तो काफी चपत लगी बीजेपी को। सुधीर मुनगंटीवार बीजेपी के जो यहाँ पर सरकार में मंत्री भी हैं, एक दिग्गज नेता हैं, कभी उनका नाम जो है सीएम पद के कंटेंडर्स में भी गिना जाता था, ऐसे यहाँ से नेता हार गए। नवनीत राणा से काफी उम्मीदें थी, नवनीत राणा को बीजेपी ने लेकर टिकट दिया था, वो हार गई यहाँ पर। तो अगर बीजेपी की बात करें तो इस इलाके में क्या मराठा आरक्षण का मुद्दा भी कोई नुकसान पहुंचाएगा क्या? क्योंकि हमने ये देखा कि बीते चुनाव में कई इलाकों में, खास करके मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र का इलाका था, तो वहां पर मराठा आरक्षण के मुद्दे ने भी काफी इम्पैक्ट किया। देखिए, विदर्भ के इलाके में मराठा आरक्षण का मुद्दा बहुत ज़्यादा असरकारक नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त विदर्भ प्रांत महाराष्ट्र का हिस्सा बना, उस वक्त जो मराठा कुणबी यानी जो खेती किसानी का काम करने वाले, उस दौरान जो विदर्भ करार महाराष्ट्र के साथ हुआ, उसी दौरान ये साफ कर दिया गया था कि जो मराठा कुणबी लगाते हैं अपनी कास्ट में, वो सभी ओबीसी के तहत आएंगे। इसलिए वहां पर ये मुद्दा पहले से नहीं है। वहां पर मुद्दा क्या है कि ओबीसी की राजनीति वहां पर हमेशा से होती रही है, और इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले जो बीजेपी से आते हैं वो ओबीसी समुदाय के। कांग्रेस ने भी वही रणनीति अपनाई है, और कांग्रेस ने भी अपने प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जो कि ओबीसी समुदाय से आते हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर सौंपी है। तो दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का फोकस ये विदर्भ पर रहने वाला है। मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं। नाना पटोले एक तरफ देवेंद्र फडणवीस को घेरने की कोशिश करेंगे, और फडणवीस जो है वो नाना पटोले पर आरोप लगा सकते हैं। लेकिन अगर दोनों की तुलना की जाए तो अब भी पलड़ा जो है वो कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस का भारी दिखता है। लेकिन मराठा आरक्षण का जैसा आपने पूछा कि बहुत ज्यादा असर होगा, तो ऐसा मुझे फिलहाल तो लगता नहीं है। विदर्भ की जहां तक बात है, विदर्भ की सीटों पर बहुत ज्यादा असर होगा ऐसा नहीं लगता है। रौनक, जब भी विदर्भ की बात होती है तो चर्चा अक्सर नक्सलवाद की भी होती है, क्योंकि विदर्भ के कुछ जिले ऐसे हैं जो बड़े पैमाने पर नक्सलवाद से प्रभावित रहे हैं। चंद्रपुर, गोंदिया जैसे जिले थे, यहाँ से तो नक्सलवाद का सफाया हो चुका है। चंद्रपुर और गोंदिया से अब नक्सलवादियों की खबरें नहीं आती, लेकिन गढ़चिरौली अभी भी एक नासूर बना हुआ है। हालांकि वहां पर भी पहले के मुकाबले अब गतिविधियां काफी कम हो गई हैं नक्सलियों की, लेकिन सरकार इस बात को भी वहां पर जो है प्रचारित कर रही है कि हम गढ़चिरौली को पूरी तरह से नक्सल फ्री कर देंगे। जी देखिए, निश्चित तौर पर ये जो गढ़चिरौली का इलाका है, ये छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश की उस बॉर्डर सीमा से जुड़ा हुआ है जहां पर नक्सलियों का गढ़ है। और पिछले दिनों आपको याद होगा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया कि 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा, और वो ऐसे जगह जाकर बयान दिया रायपुर में, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है, और नागपुर रायपुर का बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। तो साफ तौर पर एक रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। और गढ़चिरौली की अगर बात की जाए तो सुरजागढ़ स्टील प्लांट जो कुछ महीनों पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने वहां पर शुरू करवाया है, बहुत ही जद्दोजहद के बाद बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत बड़ा 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। और सरकार को का दावा यह है कि लगभग डायरेक्ट इनडायरेक्ट 7,000 लोगों को वहां पर जो है वो रोजगार के मौके मिलेंगे। तो ये गढ़चिरौली के लिए एक वरदान के तौर पर साबित होगा कि वो पूरा इलाका नक्सल प्रभावित तो ही आदिवासी इलाका है, थोड़ा पिछड़ा माना जाता है, और ऐसे अगर लोगों को वहां पर काम मिले तो निश्चित तौर पर इसका फायदा सरकार को भी मिल सकता है। और गढ़चिरौली की अगर बात की जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहाँ पर अच्छी खासी कामयाबी मिली थी। रौनक, चलते चलते एक आखिरी सवाल कि विदर्भ से अक्सर ये मांग उठती आई है अलग विदर्भ की, पृथक विदर्भ की, और खास करके हाल फिलहाल में ये आवाज काफी कमजोर पड़ी है। लेकिन
अगर हम दशक भर पहले चले जाएं, दशक डेढ़ दशक पहले, तो एक अलग विदर्भ को लेकर भी वहां पर काफी आंदोलन आक्रामक तरीके से हो रहा था। और इस मुद्दे पर तब की शिवसेना यानी बाला साहेब ठाकरे वाली शिवसेना और बीजेपी अक्सर आमने सामने थी, क्योंकि तब बीजेपी एक तरह से समर्थन कर रही थी अलग विदर्भ का और बाला साहेब ठाकरे इसका विरोध कर रहे थे। क्या अलग विदर्भ का मुद्दा आज भी प्रासंगिक है? कि आज भी उसका कोई असर होगा यहाँ? जी देखिए, छोटे मोटे आंदोलन निश्चित तौर पर अब भी वहाँ पर जो विदर्भवादी नेता है वो तो निश्चित तौर पर है, और वो अभी भी ये चाहते हैं कि विदर्भ जो है वो अलग हो जाए, जिससे कि वहाँ की इकोनॉमी थोड़ी सी और मजबूत हो सके। और जिस तरह से पड़ोस का ही राज्य छत्तीसगढ़ जो लंबे समय से विदर्भ के साथ ही छत्तीसगढ़ की भी मांग जो है उसी समय से चल रही थी, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया, लेकिन विदर्भ को लेकर ऐसा कोई फैसला केंद्र सरकार ने नहीं किया। तो विदर्भवादी नेताओं की निश्चित तौर पर ये मांग रही है, लेकिन मुझे लगता है कि इस धार को 2014 के बाद से धार जो थोड़ी कमजोर हो गई, जब महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार आई और विदर्भ के ही रहने वाले देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। और इन दिनों महाराष्ट्र में जो ताकतवर नेताओं की अगर बात की जाए तो शरद पवार के बाद अगर किसी का नाम आता है कि ताकतवर नेता है तो देवेंद्र फडणवीस का नाम आता है। इसीलिए शायद मुझे लगता है कि वो जो धार है वो फिलहाल कम है और इस चुनाव में बहुत ज्यादा ही असर कर पाएगी, ऐसा लगता नहीं। जी बिल्कुल। तो ये आपने हाल सुना विदर्भ का। आने वाले एपिसोड्स में हम आपको महाराष्ट्र के और दूसरे इलाकों के बारे में भी बताएंगे, जैसे कि उत्तर महाराष्ट्र का इलाका, पश्चिम महाराष्ट्र का इलाका, मराठवाड़ा का इलाका और कोंकण का इलाका, वहां की सियासी कहानी भी हम आपके सामने पेश करेंगे। नमस्कार।